आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मराठा आरक्षण पर सियासत तेज है। जो मराठा आंदोलन के नेता है मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान पर अनशन पर बैठे हैं और इस बार उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए वो मुंबई तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मराठा आरक्षण का जो सवाल है वो पूरी तरह से जो है सॉल्व नहीं हो जाता। इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने विचारक, संविधान के तज्ञ और बीआरएसपी के संस्थापक डॉक्टर सुरेश माने सर है। डॉक्टर सुरेश माने सर का बहुत अच्छा अध्ययन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे है, कॉन्स्टिट्यूशन पे है और आरक्षण के संदर्भ में है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि मराठा आरक्षण क्या वाकई संभव है? क्या सेपरेटली मराठाओं को आरक्षण दिया जा सकता है? क्या ओबीसी में मराठा आरक्षण मिल सकता है? क्या ये जो आरक्षण की डिमांड है ये तार्किक नहीं है? कई सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सवाल सर से जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण के संदर्भ में जो आंदोलन हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पर काफी सख्त भूमिका ली, काफी तल्ख टिप्पणी भी की। शुरुआत में तो उन्होंने केवल एक दिन के लिए ही आंदोलन को परमिशन दी, लेकिन अब जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल आजाद मैदान पे डटे हुए हैं और कई इस तरह के वीडियो भी आ रहे हैं कि आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं भरकट रहा है या फिर उन्हें कुछ सुविधाएं भी भटक रहा है, मुहैया नहीं कराई जा रही। तो तमाम ऐसे सवाल है। मेरा पहला सवाल यही है, क्या हाईकोर्ट इस तरह से किसी आंदोलन के संदर्भ में डिसीजन दे सकता है, निर्णय दे सकता है कि आप केवल एक दिन के लिए करें या केवल 2 दिन के लिए करें? और आज भी जिस तरह से टिप्पणी आई है, क्या ये वास्तव में ठीक है? अमन जी, मराठा आरक्षण आंदोलन ने पूरे मुंबई के जनजीवन को ध्वस्त किया है। हालांकि हर संगठन व्यक्ति का अधिकार तो है आंदोलन करना, लेकिन आंदोलन को कुछ दायरे में रहकर किया जाता है। लेकिन जिस तरह से खबरें सोशल मीडिया में है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, तो एक तरह से जो बॉम्बे ये पूरे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, उस कैपिटल में इस तरह का माहौल कौन सा मैसेज देता है ये बाहर के लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। रही दूसरी बात कि ये जब मुंबई हाई कोर्ट में गए थे तब हाई कोर्ट ने इनको मना किया था। अच्छा, हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इनको नई मुंबई में रोका जाए, इनको आजाद मैदान में नहीं आने देना चाहिए। ओके। क्योंकि ये आजाद मैदान में आ जाएंगे तो मुंबई के प्रशासन, शासन व्यवस्था के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी दबाव बढ़ेगा। ओके। तो परमिशन हाईकोर्ट ने नहीं दिया। उसके बाद ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डिसीजन है। ओके। ये लोकल आजाद मैदान के पुलिस स्टेशन का डिसीजन है कि उन्होंने एक दिन का परमिशन दिया। लेकिन यहाँ मुंबई पुलिस का फेल्यूर है या जानबूझ के किया? एक्सटेंशन भी कर रहे हैं। नहीं, ये फेल्यूर है या जानबूझ के है? हाँ। पहले मुंबई पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के अंदर है, राइट। चीफ मिनिस्टर गृह मंत्रालय देख रहे हैं। तो पूरे महाराष्ट्र से कितने लोग मुंबई पहुंच रहे हैं, क्या इसकी डिटेल गृह मंत्रालय को नहीं थी? बिल्कुल। इनकी जो गुप्तचर शाखा होती है, इंफॉर्मेशन देती है, और यह गुप्तचर शाखा छोड़िए, खुलेआम तो गाड़ी आ रही थी। हाँ, बिल्कुल। तो ये गृह मंत्री ने या सरकार ने जानबूझ के किया या अनजाने में किया, या इनकी असेसमेंट गलत हुई कि ये लोग ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। जबकि मराठा आरक्षण के आंदोलन के लोगों ने कहा था कि हम मुंबई में आएंगे तो आरक्षण लेकर ही जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार गलतफहमी में क्यों रही? ये मुझे लगता है फडणवीस सरकार का ये बड़ा फेल्यूर है कि इस आंदोलन को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया या उसकी दाहकता को ठीक तरह से नहीं समझा या ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम इसको निपट लेंगे। मुझे लगता है इसका परिणाम ये हुआ कि ये आंदोलन अभी हद से बाहर जाकर एक अपने मकसद से, मुद्दे से भटक कर वो पूरी तौर पर राजनीतिक बनता जा रहा है। और ये जब राजनीतिक बनता जा रहा है तो उससे ये भी पता लग रहा है कि क्या आने वाले महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या कोई इस आंदोलन को हवा तो नहीं दे रहा है? क्या मराठा आरक्षण मुद्दे का कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है? जैसे पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय में इस मुद्दे को
कुछ लोगों ने अपने हाथ में लिया हाँ और जरांगे पाटिल मोहरा बन गया। हाँ क्या वही बात इस समय भी दोहरा जाएगी कि मराठा आंदोलन, आरक्षण आंदोलन फिर किसी के हाथ से मोहरा बनेगा? और इसको लेकर काफी चर्चाएं ऑलरेडी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ चर्चा तो चुकी है, है। लेकिन जरांगे पाटिल का जो सीधा निशाना है वो फडणवीस पे होता है, सीएम फडणवीस पे। वो थोड़ा से माइल्ड होते हैं एकनाथ शिंदे के संदर्भ में, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बारे में ज्यादा एग्रेसिव दिखते हैं। ऐसा है कि पिछले समय में जब ये बॉम्बे के सीमा पर आए थे, नई मुंबई में, हाँ तब एकनाथ शिंदे जी सीएम थे, वो स्वयं चल के गए थे। मराठा थे, हम्म, और उन्होंने थोड़ी चतुराई से उस आंदोलन को हैंडल किया था। उनके कहने पे कोई एक जीआर निकाला था, हाँ कुछ आदेश को मान्य किया था, लेकिन उसके ऊपर बाद में शिंदे चीफ मिनिस्टर नहीं रहे तो अमल नहीं हुआ। तो नेचुरली शिंदे जाति से मराठा है, राइट। कुछ हद तक उन्होंने थोड़ा प्रोग्रेस किया, तो सॉफ्ट कॉर्नर रहना स्वाभाविक है। अब सत्ता में है फडणवीस, और फडणवीस ना मराठा है यस। ना माइनॉरिटी की है, तो इसलिए फडणवीस और बीजेपी ये आरक्षण नहीं दे सकती। ये कुछ आंदोलनकर्ताओं को पता भी है, लेकिन फडणवीस सरकार या बीजेपी सरकार इनको कटघरे खड़ा करने का जो मौका विरोधी दलों को मिला है वो क्यों हाथ से जाने देंगे? बिल्कुल। और इसलिए शरद पवार से लेकर छोटे मोटे अपोजिशन के सारे नेता इसका मजबूत फायदा उठाकर लेकर लेना चाहते हैं, और इसलिए ये जितना आंदोलन चले उतना वो चलाना चाहेंगे, और जितना ये आंदोलन चलेगा उतने मुश्किल में फडणवीस और बीजेपी सरकार आएगी। बिल्कुल, ये तो खैर पॉलिटिकल बातें हुई, लेकिन एक बात जो मैं बहुत शुरू से देख रहा हूँ इस आंदोलन के संदर्भ में, हमारी सारी संवेदना इस आंदोलन के साथ में है, लेकिन कई आंदोलनकर्ताओं के बीच में एक गलतफहमी भी है। उन्हें ये लगता है कि जिस तरह से SC ST OBC को आरक्षण मिलता है और इसके वजह से इनके बच्चे, मराठाओं के बच्चे जो है पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका कट ऑफ जो है उनसे मैच नहीं करता। तो ये जो गलत फहमी इनके बीच में है, और यही सोच के ये लोग आते हैं कि हमें भी आरक्षण मिलेगा तो हम फिर उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। फिर अभी वो बार बार ये जिक्र भी आता है कि घोड़ों को आरक्षण नहीं मिल रहा, गधे सामने जा रहे हैं। तो इस तरह के कुतर्क भी इस संदर्भ में आते हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि मतलब पूरी तरह से इनका प्रबंधन नहीं हुआ है? सबसे पहले एक बात समझ ले कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय बड़ी भारी संख्या में गरीब तबका है भी, लेकिन गरीबी का उपाय आरक्षण नहीं है। गरीबी के उपाय आरक्षण नहीं है। गरीबी निर्मूलन का उपाय आरक्षण नहीं है। इस बात को सबसे बड़ी इनकी गलतफहमी है, नंबर एक। नंबर दो, कि मराठा आरक्षण को लेकर जितनी भी स्टडीज हुई, काका कालेलकर कमीशन से लेकर वर्तमान शिंदे समिति तक, उसके पहले गायकवाड़ कमेटी भी थी, इसमें लगभग 3-4 राष्ट्रीय कमीशन और लगभग 5-6 स्टेट कमीशन, इन्होंने मराठा आरक्षण को सिफारिश नहीं किया। अच्छा, मराठा को बैकवर्ड नहीं माना। उसके बाद तीसरी जो गलतफहमी है कि मराठा और कुणबी एक है, हाँ, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब यहाँ सोशियोलॉजी और लॉ दोनों को समझना पड़ेगा। ओके। सोशियोलॉजी में एक जमाने में कुणबी मराठा एक थे, अच्छा, लेकिन अब तो नहीं है। एक समय था। और आरक्षण अभी के पैरामीटर्स के आधार पर दिया जाता है। इस बात को समझना पड़ेगा। कुछ विद्वान यह तक कहते हैं, मराठा समुदाय के भी कहते हैं, कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, उसमें पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये मराठा रीजन के लिए नाम है। राइट। तो मराठा नाम की जाति ही नहीं थी। हाँ, मराठा नाम की जब जाति ही नहीं थी तो उसकी नोंद कहां से मिलेगी? उसकी नोंद मिलना ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन समय के साथ मराठा जाति बन गई है। राइट। समय अभी तो जाति है, अभी है। और इसलिए अगर ये कोई कहेगा कि हमारे पुराने रिकॉर्ड काढ़िए, हाँ, हैदराबाद का जिक्र ये आता है। गैजेट निकालिए, वो गैजेटियर निकालिए, हाँ, तो पुराना अगर रिकॉर्ड निकालेंगे तो कई जातियों की नोंद
एससी में भी मिलेगी आपको, अच्छा, एसटी में भी मिलेगी, मराठा के, क्रिमिनल ट्राइब्स में भी मिलेगी, नहीं कई जातियों की, अच्छा, क्रिमिनल ट्राइब्स में भी मिलेगी, अबॉरिजिनल ट्राइब में भी मिलेगी। लेकिन वो जातियां अब उसमें नहीं है। हम्म, अंग्रेज के जमाने में अबॉरिजिनल ट्राइब में कुछ लोग थे, अब नहीं है। क्रिमिनल ट्राइब्स में थे, अब नहीं है। राइट, तो अगर वही रिकॉर्ड अगर हम बंगाल के ले ले सामने, तो फिर मराठा समुदाय जिस तरह से मांग कर रहा है, वैसे बाकी जातियां भी हाँ। हमारी पुरानी नोंद को निकालो, हाँ, और उस नोंद के आधार पर हमारी काउंटिंग करो। ये संभव नहीं होगा। तीसरी बात, जाति का अपना डायनामिक्स है, हाँ, और वो डायनामिक्स क्या है? जाति हमेशा एक जगह पे परमानेंट नहीं रहती है, उसका भी दर्जा बदलता है। जैसे केरल में इडवा, इडवा जाति अनटचेबल में थी, अस्पृश्य में थी, आज किस में है? ओबीसी में है। अच्छा, आज ओबीसी में है। तो क्या केरल के इडवा लोग कह सकते हैं हमें वो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण दे दो? नहीं, तमिलनाडु की नाडार, नाडार जाति 18 की सदी में, 18 सेंचुरी में, वो अनटचेबल और अनसीएबल, अच्छा, मतलब छुओ भी मत और देखोगी मत, हाँ, वो नाडार जाति थी। आज नाडार जाति तमिलनाडु में बैकवर्ड में है। महाराष्ट्र की बात ले लो, वंजारी पहले कहाँ थे? हाँ, ओबीसी में थे, राइट, अब कहाँ है? एनटी में है। एनटी में आते हैं, धनगर पहले ओबीसी में थे, अब कहाँ है? एनटी में है। और ये दोनों जाति फिर नीचे आना चाहती है, हाँ, एसटी में, एसटी में आना चाहते हैं, वंजारी भी और धनगर भी। हाँ, तो जाति परमानेंट इधर किधर है? ये जाति की गतिमानता को भी समझना चाहिए। हाँ, इसलिए शुरू में सारे कुणबी थे। सवाल है बाद में ये सारे मराठा कैसे बने, राइट, और मराठा बनने की प्रक्रिया कैसे हुई? जब रीजन का नाम था तो जाति का नाम कैसे हुआ? बिल्कुल, जब उसके साथ सोशल प्राइड, सोशल ईगो, सोशल स्टेटस, सोशल प्रेस्टीज जुड़ जाता है, तो बहुत से लोग अपना कुणबी टाइटल छोड़ देते हैं और मराठा बन जाते हैं। राइट, तो इस प्रक्रिया को भी समझना पड़ेगा। फिर औरंगाबाद हाईकोर्ट के 2 फैसले हैं। 2 फैसलों में कहा गया कि कुणबी अलग है और मराठा अलग है, राइट, और उसमें से एक फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया। ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कुणबी अलग और मराठा अलग, अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ओके, जब सुप्रीम कोर्ट का 2005 का कुणबी अलग और मराठा अलग ये फैसला है, तो वो बदले बगैर मराठा को कुणबी किया नहीं जा सकता, नंबर 1। फिर कुणबी भी कैसे उनके मान्यता देंगे? और कुणबी भी नहीं, वो तो दूसरा बात है। और दूसरी, पहले कानूनी पहल हम देखते हैं। हाँ, और अभी जो 2021 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो 2014-18 में फडणवीस सरकार ने मराठों को जो आरक्षण महाराष्ट्र में दिया, उसको हाईकोर्ट ने सही ठहराया, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा कि मराठा समुदाय ये ना सामाजिक रूप से, ना शैक्षणिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना राजनीतिक रूप से यह पिछड़ा है, और जब पिछड़ा ही नहीं है तो आरक्षण के लिए पात्र कैसा? बिल्कुल, ये जब सारे कानूनी सबूत है, तो ये जो मांग उठी है उसके पीछे बहुत सारे कंफ्यूजन है, हाँ, ये क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कई मराठा आरक्षण के जो अभ्यासक है उनकी भी बातें सुनी है, ओके, उनके भी व्यू को मैं परिचित हूं। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ के महाराष्ट्र में जो 67 में एसबीसी की पहली लिस्ट लाई, और मंडल कमीशन के बाद 94 में शरद पवार मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने ओपन कोटा का
ये बैकवर्ड कम्युनिटी को कोटा दिया और इसलिए 50% का कोटा खत्म हुआ, राइट। अभी बचा ही नहीं है। अभी महाराष्ट्र में 52 और 10% जो अभी दिया हुआ मराठा, यस, ये 62 आरक्षण है। हाँ। तो महाराष्ट्र में ऑलरेडी 50 से ऊपर गए हैं। अब मेरा उन मराठा आरक्षण के अभ्यासकों को ये कहना है कि भाई 67 में अगर महाराष्ट्र सरकार ने गलती की तब आप में से कोई उसको चुनौती क्यों नहीं दिया? राइट। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? क्योंकि तब आपको आरक्षण की जरूरत नहीं थी। हाँ, मूल मुद्दा है तब आपको आरक्षण की जरूरत नहीं थी। फिर आते हैं 1994। 1994 शरद पवार ने गलती की, ऐसा ये लोग बोल रहे चीफ मिनिस्टर के नाते। सरकार ने किया नहीं किया वो पॉलिटिकल इशू है, मैं कानूनी बात कह रहा हूं कि शरद पवार ने मंडल कमीशन लागू करते वक्त बहुत सी जातियां पिछड़ी जाति के लिस्ट में डाली, जिसको मंडल कमीशन रिपोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। ओके। और इसलिए खुला कोटा था, वो रिजर्व कोटा में ओबीसी के लिए चला गया। तो 94 में भी इसको चुनौती क्यों नहीं दी? अदालतों में चुनौती देना चाहिए था, गलत था। ये मराठा आरक्षण समर्थक जो अभ्यासक है वो ये कहते कि एक जीआर के माध्यम से दिया गया। अगर जीआर के माध्यम से दिया गया तो उसको चुनौती देना चाहिए था। हाँ। और अगर मान लो उस समय भी चुनौती नहीं दी तो अभी दे दो ना, अभी क्यों नहीं देते? उससे क्या हासिल होगा? लेकिन हाँ, इनका जो कहना है कि ओबीसी को जो दिया हुआ आरक्षण है वो गलत है। वो जीआर के आधार पर है और जीआर के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर इनको लगता है ये रवैया, ये व्यू पॉइंट सही है तो उसको अभी भी चैलेंज करे, अभी भी हाई कोर्ट में चैलेंज करे और चैलेंज करके महाराष्ट्र के टोटल आरक्षण का, ओबीसी का अगर कोटा लगता है आपको गलत तरीके से दिया है तो उसको खाली करवा दे और खाली करवा के आप फिर मराठा के नाम पे अलॉट करके ले लो। बट उससे हासिल ये क्या होगा? करने की बजाय नहीं, उससे फायदा है ना। अच्छा, उससे 10-12% अगर कोटा 50 के नीचे वाला खाली होता है तो उसके ऊपर ये क्लेम कर सकते हैं। ये जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, मैं उनके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कह रहा हूं राइट, हाँ। कि वो गलत दिया है। हाँ, 94 में गलत दिया है, जीआर के आधार पर दिया है, तो भाई उसको चुनौती दे दो ना। जीआर के आधार पर नहीं आरक्षण दिया जाता, उसको चुनौती दे दो। तो इसको चुनौती देने के बजाय ये पूरा मराठा आरक्षण आंदोलन, ये आरक्षण कम और पॉलिटिकल इश्यू ज्यादा है। बिल्कुल। तो और पॉलिटिकल इश्यू होने के कारण आरक्षण के पीछे का रैशनल कोई समझने को तैयार नहीं। एग्जैक्टली। संवैधानिक दायरा, हाँ। कानूनी दायरा समझने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए आरक्षण आंदोलन कहते हैं कि हमें दे दो, हम लेकर ही जाएंगे, नहीं देंगे तो इधर ही रहेंगे। अब इस तरह से कानूनी बात तो फाइनल नहीं होगी। बिल्कुल। तो लेकिन ये जो मेरा जो शुरुआत का भी सवाल ये था कि ये जो आम धारणा लोगों के बीच में बनी है, मैं उस पे आ रहा था कि आपने उसका लॉजिकल और लीगल पॉइंट तो समझाया, लेकिन एक जो आम धारणा मराठा लोगों के बीच में स्थापित हो चुकी है कि एससी एसटी को आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी को मिल रहा है, तो हमारे बच्चे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, उन्हें फिर प्राइवेट स्कूल में जाना होता है, प्राइवेट जगह जाना होता है। ये भी धारणा इतनी गलत है। हाँ। एक देखिए 70-80 के पहले मराठा समुदाय आरक्षण की नफरत करता था, बिल्कुल बड़े पैमाने पर। और आरक्षण का उपयोग लेने वाले दलितों को सरकारी दामाद कहा करते थे, बिना मेरिट वाले कहते थे। हाँ। आरक्षण की औलाद वगैरह वगैरह कहते थे। हाँ। अब दुर्भाग्य है कि वो उसी कतार में आना चाहते हैं। हाँ। ये एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, मराठा को 2 तरह का आरक्षण है, अभी भी है। हाँ, बिल्कुल। एक महाराष्ट्र सरकार का 10% का है, यस। और एक है ईडब्ल्यूएस का। यस, 20% टोटल मिलता है। तो टोटल 20% है, तो आरक्षण नहीं है ऐसा नहीं है। 20% अभी भी आरक्षण है। मेरा तो सुझाव यही रहेगा, मामला अगर सुलझाना है तो मराठे के 2 कंपार्टमेंट करे,
और एक ईडब्ल्यूएस का कंपार्टमेंट ले ले और दूसरे ये 10% वाला कंपार्टमेंट ले ले तो 20%, जो सोशली बैकवर्ड कहते हैं वो, तो 20% का फायदा होगा। हाँ अब ये जिद पे अड़े हैं कि हमको ओबीसी बनाओ, हाँ और कानूनी रूप से ये ओबीसी नहीं बन सकते। बिल्कुल। मैं जितना कानून समझता हूँ, संविधान समझता हूँ, तो उसके आधार पे कह रहा हूँ कि ये कुणबी नहीं बन सकते, ओबीसी नहीं बन सकते। ये कानूनी पेच है। अब ऐसी हालत में ये कहेंगे कि हमको कानूनी रूप से कुणबी बनाओ, ओबीसी बनाओ, तो इनके बच्चों को हो सकता है सरकार दबाव में आकर कास्ट सर्टिफिकेट दे दे, लेकिन वैलिडिटी नहीं मिलेगी। वैलिडिटी नहीं मिलेगी, बिल्कुल। और हो सकता है भविष्य में ओबीसी की तरफ से कास्ट सर्टिफिकेट देने वालों के ऊपर भी अगर कानूनी कार्रवाई 2001 जो कानून है इशू ऑफ सर्टिफिकेट का, उसके अंदर कार्रवाई की तो देने वाले भी मुसीबत में पड़ेंगे। बिल्कुल। और इसीलिए प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन यही होगा कि अगर मराठा समुदाय को लगता है कि हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है, खेती गई है काम से, तो 10% जो स्टेट का है और 10% जो ईडब्ल्यूएस का है, दोनों मिला के वो 20% आरक्षण ले सकते हैं ऑलरेडी तो बिना ओबीसी में जाने की जिद करने के बजाय। बिल्कुल। ये जो ओवरऑल आरक्षण का सिनारियो है, जो कंसेप्ट है, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का व्यू पॉइंट इस संदर्भ में क्या था? क्योंकि काफी ऐसे पंजाब देशमुख के साथ में उनके कुछ संवाद हुए थे, या फिर सरदार पटेल भी उस समय कहते थे कि कोई आवश्यकता नहीं है हमें आरक्षण की। इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। एक तो संविधान सभा में जब आरक्षण का प्रावधान आया था तो बहुत से लोगों ने विरोध किया था। हाँ। और जब विरोध हुआ तो बाबा साहब जिद पे अड़े थे। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं संविधान सभा में अपने शर्तों पे आया हूं, और उसमें ये एक शर्त है कि जो दबा कुचला तबका है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, उनको तो आरक्षण मिलेगा ही, और बैकवर्ड क्लास के लिए कोई प्रावधान होगी। और अगर मुझे समर्थन मिलता है संसद के संविधान सभा के पटल पे, तो बैकवर्ड क्लास के लिए भी उसी तरह के प्रोविजन जो उनको नहीं मिला, इसलिए 340 तक वो सीमित रहा। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ये आरक्षण के प्रावधानों को सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, इनके माध्यम से विरोध हुआ था। तो बाबा साहब ने ठोक कर कहा था कि अगर SC/ST को आरक्षण नहीं मिल सकता, शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं मिल सकती, तो ये संविधान बनाने का काम जो मुझे दिया है वो भी आप आके लोग संभाल सकते हो। यहां तक उन्होंने पटेल को मैसेज दिया था। अच्छा। रही दूसरी बात कि संविधान सभा में आरक्षण की मर्यादा क्या हो, इसके ऊपर भी जब बहस हुई थी तो ये कॉमन कॉन्सेंसस था, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी कि 50% के दायरे के बाहर नहीं जाना चाहिए। राइट। लेकिन वो मर्यादा संविधान में नहीं डाली गई थी। अच्छा। ये मर्यादा बाद में मंडल कमीशन जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का 1992 में आया, राइट, उसमें वो डाली गई, और उसके बाद 50% कंपल्शन हुआ। अब इसमें और एक मुद्दे को समझना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र का भी आरक्षण ये 50, 60, 70 जो भी कर दो, जैसे शरद पवार जी ने कहा। तो उनको मालूम नहीं है कि 50% पहले जिनका आरक्षण था, 50 से ज्यादा, वो डिफेंड हो चुका है। आपको बनाने का अधिकार नहीं है। ओके। और तमिलनाडु में 50 के ज्यादा पहले ही मंडल जजमेंट के पहले आरक्षण था। ओके। तमिलनाडु का पहला आरक्षण का GR 1920 का है। अच्छा। तो तमिलनाडु की हिस्ट्री लंबी है। हाँ। और इसलिए तमिलनाडु का जो उदाहरण दे रहे हैं वो तमिलनाडु के आरक्षण हिस्ट्री को नहीं समझ रहे। राइट। और 50% के ऊपर वो शुरू से थे, और इसलिए उनको नीचे लाने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, अब कई लोग कहते हैं कि आरक्षण कानून बनाओ और 9th शेड्यूल में डालो। तो अब 2007 के बाद अगर आप कोई भी कानून बनाकर 7th शेड्यूल में भी डालेंगे संविधान के, तो भी उसको चैलेंज किया जाता है। राइट। तो पहले नहीं चैलेंज होता था, अब हो सकता है, लेकिन अब होता है। तो 9th शेड्यूल का जो प्रोटेक्शन है वो भी अभी
नहीं है, तो इन बातों को भी कहीं से मेजॉरिटी लोग इन मोडालिटी डिटेल्स को नहीं समझते। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था उस वक्त, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि जो रिप्रेजेंटेशन है मराठाओं का, चाहे शासन में हो प्रशासन में हो, ओवर रेटेड है, मतलब ज्यादा है। तो इसके बावजूद भी ये किस तरह की जिद है? जैसा आपने पहले भी कहा था कि गरीब मराठा, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट में आरक्षण का प्रावधान नहीं आ सकता। तो यही जो गलतफहमी है, हाँ, कि मैंने कहा कि निसंदेह मराठा समाज में बहुत परिवार गरीब है, पिछड़े है, लेकिन उनके गरीबी के कारण कहीं और है। हाँ, खेती है, परिवार बड़ा हुआ, जमीन के बंटवारे हुए, और परिवार बड़े होने के कारण मराठा परिवार में शुरू से शिक्षा के ऊपर जोर नहीं दिया, इसलिए नौकरियों में कम रहे, अब उसकी जरूरत महसूस होने लगी। तो ये कारण है। मराठा समाज किसी भी कारण से ना अछूत रहा है, ना पिछड़ा रहा है। बिल्कुल। बल्कि महाराष्ट्र का अगर कोई डोमिनेंट कम्युनिटी है, यस, तो वो मराठा है। community। ब्राह्मण भी डोमिनेंट नहीं है यहाँ, या मराठा डोमिनेंट है। जैसे केरला का नायर है, गुजरात का पटेल है, यस, यूपी का ठाकुर है, हाँ, तो ये डोमिनेंट कम्युनिटी है। और आरक्षण का मूल आधार पिछड़ापन है, अछूतपन है, बैकवर्डनेस है। राइट। और ये सारे क्राइटेरिया मराठा समाज को लागू नहीं होते। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा कि भाई मराठा का प्रतिनिधित्व शासन में इतना है, प्रशासन में इतना है, मंत्री इतने हैं, मुख्यमंत्री इतने हैं, शुगर फैक्ट्रीज, कॉलेजेस इनके कब्जे में है। बिल्कुल। तो इसलिए ये समाज पिछड़ा है ही नहीं, और जब पिछड़ा है ही नहीं है तो आरक्षण के लिए पात्र नहीं है। तो ये 2021 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने बिल्कुल क्लियर किया। इसके बावजूद मजे की बात यह है कि ये आंदोलन एक तरफ से चल रहा है, और हाईकोर्ट के सामने फिर मराठा आरक्षण के ऊपर सुनवाई चल रही है। हाँ, चल रही है, बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आता कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हाँ, तो बाद में फिर हाईकोर्ट क्यों सुनवाई कर रहा है? कौन से नए तथ्य आपके सामने आए? क्या इसके भी पीछे कोई राजनीति है? और सरकार को भी पता है, यहाँ फडणवीस सरकार की एक कमी है, उसको बिल्कुल उजागर करने की जरूरत है। और वो कमी है कि वो कह नहीं सकता है कि हम मराठा समाज को ओबीसी का आरक्षण नहीं दे सकते। हाँ, भाई जितना भी हमने दिया है, दिया है। हाँ, बिल्कुल। इससे ज्यादा दे नहीं सकते। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बोलना चाहिए। ये कहने की हिम्मत, ये कहने की हिम्मत ना बीजेपी में है, हाँ, ना और किसी में है। बिल्कुल। और इसीलिए इस आंदोलन को समर्थन बीजेपी वालों का भी है, हाँ, हाँ, और अपोजिशन का भी है। बिल्कुल। जो मराठा जाति की राजनीति चाहते हैं, वोटों की पॉलिटिक्स चाहते हैं, वो सारे लोग इसमें हाथ धोने में लगे हैं। हाँ, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उद्धव की सेना हो, या एक तरफ से बीजेपी हो, वो सारे बहते गंगा में हाथ धोने में लगे हैं। या मराठा आरक्षण का मुद्दा उनके लिए सब्सिडरी है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात कही, एक सब्सिडरी मुद्दा है। मैं एक अंतिम सवाल की तरफ जाऊंगा कि जिस तरह से ओबीसी लोग भी प्रोटेस्ट में आ गए हैं, इससे पहले भी हुआ था, मतलब आरक्षण का ये आज का नई बात नहीं, मराठा आरक्षण की, इससे पहले भी ओबीसी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो भी बिल्कुल अपनी तलवारें जो है कमान से बाहर निकाले हैं। तो ऐसे में सामाजिक सौहार्द भी कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो सकता है। उसके पहले अमन जी, एक बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण के पहले गुजरात में पटेलों का आरक्षण का आंदोलन इससे कहीं बड़ा था। यस, जाट आंदोलन भी था हरियाणा में। 3 आंदोलन हुए। हाँ, एक पटेल आंदोलन गुजरात में, हाँ, गुजर आंदोलन राजस्थान में, और जाट आंदोलन उत्तर भारत के 9 राज्यों में। राइट। और ये तीनों आंदोलन हार गए। पटेल गुजरात में पॉलिटिकली भी और लीगली भी हार गए। बिल्कुल। राजस्थान में पॉलिटिकली और लीगली हार गए। 2014 में मोदी ने सत्ता में आने के बाद जाटों को 9 राज्यों में ओबीसी का आरक्षण दिया था। अच्छा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट का राम सिंह नाम का खटला आया। एक खटले से, एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से 9 राज्यों के जाटों का आरक्षण खत्म हुआ, ओबीसी का।
तो पटेल नहीं सफल हो पाए, गुजर नहीं हो पाए, जाट नहीं हो पाए, तो महाराष्ट्र के मराठा कैसे सफल होंगे? लॉजिकल नहीं है। कानूनी, लीगली, लॉजिकली नहीं, लॉजिक तो अपनी जगह पे है, लीगली हाँ। वो फ्रेम में ही नहीं बैठता है, फ्रेम में ही नहीं बैठता है। और इसीलिए फ्रेम के बाहर उनको 10% मिला है, ईडब्ल्यूएस का 10-12% है, उसका वो फायदा ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में बाकी लोग भी आते हैं ना। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र में ईडब्ल्यूएस के आंकड़े निकालो आप, अच्छा, उसमें डोमिनेंट मराठा कम्युनिटी है। ओके। टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 साल पहले इसकी डेटा आई है, और उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन है? तो मराठा कम्युनिटी है। ओके। दूसरी बात एक समझ लो यहाँ, कि यहाँ सत्ता में बीजेपी है, और आजकल बीजेपी और आरएसएस का बोलबाला है। और हाल ही में 3 दिन आरएसएस के सरसंघ संचालक भागवत जी ने दिल्ली में एक 3 दिन का बड़ा लेक्चर दिया, हाँ, हिंदू एकता के ऊपर जोर दिया। हाँ, तो मेरा आरएसएस को सवाल है कि मराठा भी हिंदू है, हाँ, ओबीसी भी हिंदू है, हाँ, आप दोनों को कैसे मैनेज करोगे? एग्जैक्टली। आप दोनों को कैसे हैंडल करेंगे? आपका हिंदुत्व यहाँ कहाँ आता है? यस, यहाँ आपका हिंदुत्व बड़ा है हाँ, या आरक्षण बड़ा है? यस, ये मुद्दा आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को समझाना पड़ेगा, फडणवीस को समझाना पड़ेगा, रेशीम बाग में नई तरह की क्लास लेनी पड़ेगी। होगी। तो हिंदुत्व बड़ा हाँ, कि आरक्षण? हिंदुत्व के नाम पे एक हो जाओ, आरक्षण को छोड़ दो। देखो, कहते हैं क्या आरएसएस वाले, हाँ। और मानते हैं क्या मराठा और ओबीसी? नहीं, नहीं, तो ये उनके लिए भी चैलेंज है, कसौटी है। हाँ, ये सिर्फ पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, यस, इसके सोशली भी रिपरकेशंस बड़े हैं। एग्जैक्टली। और अंत में आपने जो कहा कि ओबीसी लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, दुर्भाग्य से कुछ ओबीसी नेता फडणवीस के हाथ में खेल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, क्या ये सच्चाई नहीं है? एग्जैक्टली। उनके सरकार में मंत्री भी है, हाँ, क्या ये सच्चाई नहीं है? भुजबल जैसे लोग मंत्री है, उन्होंने लोकसभा पिछले बार बहुत हंगामा किया था, शायद अभी भी करेंगे। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ओबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी है, एक संवैधानिक दायरा है, राइट, और मराठा का कोई संवैधानिक दायरा नहीं है। इसीलिए डीटीएनटी, डी नोटिफाइड ट्राइब्स या विजेएनटी, ये संवैधानिक दायरे में नहीं है जी। उनको स्टेट ने स्पेशल प्रोविजन करके एक्ट के माध्यम से, रिजोल्यूशन के माध्यम से आरक्षण दिया, उसी तरह का मराठा को दिया है। हाँ, 10% तो दिया है। अब ये 10%, और वो मैंने कहा 10%, तो 20% लिया जा सकता है। रही बात लोक संख्या की, तो महाराष्ट्र में पिछला जो गायकवाड़ कमीशन था, उन्होंने कहा 30-33% है, मान लो 40% है, तो 40 को आधा तो मिलना है, बिल्कुल, तो 20% मिलता है, तो 10% महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का, 10% ईडब्ल्यूएस का। तो उसमें भी शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के बच्चे बहुत सारे जा सकते हैं, और इस विवाद को टाला जा सकता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, टकराव को टाला जा सकता है। ओबीसी भी अपने दायरे में रहेगा, मराठा भी अपने दायरे में रहेगा, तो एक सोशल हार्मनी बनी रहेगी, और दोनों को अपने हक अधिकार मिलेंगे। बिल्कुल। यहाँ मराठा आरक्षण आंदोलन करते गलती क्या कर रहे हैं? एक गलती है, वो आरक्षण सिर्फ नहीं मांग रहे, वो सोशल स्टेटस चेंज करके मांग रहे हैं। हाँ, सोशल स्टेटस चेंज करके मांग रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो ओबीसी के जो क्रिमिनल है उनको हटाया भी जाए ओबीसी से। तो इसीलिए हाँ। वो सिर्फ आरक्षण की मांग नहीं है, हाँ, ये क्लास चेंज करने वाली बात है, चेंज करने वाली बात है। जो धनगर की मांग है हाँ, कि हमें ट्राइबल बना लो, बनाओ, कि जो बंजारी की मांग है कि हमें ट्राइबल में ले लो, वही मांग है। अब देखो, धनगर की मांग का हाईकोर्ट ने फैसला दिया, क्या हुआ? रिजेक्ट हुआ। हाँ, तो मराठा आरक्षण आंदोलक आरक्षण मांगते हैं तो 20% उनके लिए ऑलरेडी है, वो मांग रहे हमें मराठा हटाकर कुणबी बनाओ, हाँ, कुणबी बनाओ। तो ये अच्छी बात है, वो डाउनग्रेड होना चाहते हैं, सोशली एक अलग बात है, लेकिन कानूनी रूप से परमिसिबल नहीं। बिल्कुल।
एक अंतिम सवाल पे इस चर्चा को हम विराम देंगे कि ये जो आरक्षण की बार बार डिमांड आती है, अलग अलग तबकों से आती है, तो दिक्कत इसमें हम जब देखते हैं इसमें ये होता है कि, और वो सोशल मीडिया पे काफी इन दिनों वायरल भी है, चर्चा में भी है, कि जो एजुकेशन जो है वो अभी दायरे में नहीं रहा लोगों के, मतलब वो काफी महंगा हो गया है, रीच में नहीं है। रीच में नहीं है। तो चाहे आप मॉन्टेसरी से, नर्सरी से, या फिर स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक जाइए, तो वो अभी रीच में नहीं है। इसलिए लोगों को लगता है कि एटलीस्ट आरक्षण मिलेगा तो हमारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलेगा। तो क्या ऐसा ना हो जाए कि ये जो एजुकेशन जो है इसे गवर्नमेंट पूरी तरह से ओपन कर दे, सबके लिए फ्री कर दे, तो क्या कहीं ना कहीं टकराव कम हो दो जाएगा? सोल्यूशन है, मैं आपको बता रहा हूं, हाँ। जिसको मैं कई बार पब्लिक मन से कह रहा हूं। एक तो शिक्षा फ्री होनी चाहिए, हाँ। और हर घर में किसी भी समाज का होने दो, क्वालिफिकेशन के हिसाब से कम एक सरकारी नौकरी, हाँ। कोई भी समुदाय रहने दो, प्रत्येक घर में एक कम से कम सरकारी नौकरी। ये कैसे पॉसिबल है लेकिन एक हाँ। सरकारी नौकरी? अब ये है कि क्यों नहीं पॉसिबल। जैसे उदाहरण के तौर पे ले आप, मैं आपको उदाहरण के सिंपल बताता हूं, प्रैक्टिकल है। महाराष्ट्र में सिर्फ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ले लो, उसके 450 हॉस्टल है, हाँ। लगभग 100-150 आश्रमशाला है, हाँ। तो 550 हो गए। 550 पहले कर्मचारी इनके मैनेजमेंट के लिए थे, बिल्कुल। अब उनको सब हटाया और कॉन्ट्रैक्ट वाले लाए, हाँ। तो 550 हॉस्टल का मैनेजमेंट कौन चला रहा है? अब प्राइवेट वाले चला रहे। पहले कौन चलाते थे? सरकारी बाबू चलाते थे। प्राइवेटाइज हो रहा है सब। अब यही व्यवस्था लाओ ना वापस, यही व्यवस्था वापस लाओ। इसीलिए मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ताओं को नौकरी और शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ भी बोलना चाहिए। Yes. लेकिन दुर्भाग्य से इसके बारे में वो एक भी लफ्ज नहीं निकालते। शायद वो मुद्दा ही नहीं है उनका, मुद्दा ही नहीं उनका। क्योंकि आरक्षण एक आकर्षक मुद्दा है, हाँ। राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए उससे प्रेरित है, सच्चाई से नहीं। सच्चाई से। और ये कमजोरी उसमें नजर आती है। मैंने जो सोल्यूशन दिया कि एक डिपार्टमेंट का दिया महाराष्ट्र में, तो ऐसे कितने डिपार्टमेंट है? नौकरियों की कमी नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है। शक्ति की कमी है। सरकार मार्केट के हवाले गवर्नमेंट को कर रही है, और ये नीति के, गलत नीति के कारण बेरोजगारी है। Yes. चाहे मराठा हो चाहे दलित किसी की भी हो। ऐसा नहीं कि SC/ST के लिए आरक्षण है तो उनके बच्चे को सभी को जॉब है, सभी को तो बिल्कुल नहीं है। ये सरासर झूठ है, उनमें भी बेकारी बहुत है। बहुत ज्यादा। इसलिए सरकार को शिक्षा और नौकरी के बारे में एक कंस्ट्रक्टिव नीति लेकर आगे आना चाहिए, यही उसका सही जवाब है। बिल्कुल, एक कंस्ट्रक्टिव नीति लेकर सरकार आगे आए, और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और सरकारी नौकरियां काफी कम हो गई है, इसका भी असर जो है वो दिखने को मिलता है। और दूसरी एक बात ये भी मुझे देखने को मिलती है कि मराठा के संदर्भ में पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट भी शायद उनमें नहीं है। बहरहाल डॉक्टर सुरेश पांडे सर हमारे बीच में है, और बहुत विस्तार से मराठा आरक्षण क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, कितना वो तार्किक है, और क्या सॉल्यूशन भी है, ये समूचे इंटरव्यू में उन्होंने बताया है। सर आपने हमसे बातचीत की, और मुझे लगता है कि हमारे जो मराठा बांधव है वो भी इसे सुने, समझे, सोचे और तर्क बुद्धि से इस पर फैसला लें। धन्यवाद। चलो, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद।